क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा देखिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसका हल, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। फिर नीचे से लिखेगा लेकिन अब आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। जैसे 6 की पावर n आपको दे के रखा है, तो 6 को अगर तोड़ना चाहें बच्चों तो 2 गुणे 3 की पावर 6 आप लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या 2 और 3 है, 5 तो नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, लेकिन 6 की पावर n बराबर 2 गुणे 3 की पावर n। यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो कि क्या होती है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप की होती है। तो इसमें तो बच्चों 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां नंबर क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विविक्ति कर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दिया गया समीकरण कितना है, यहाँ ये 19वां का हल है। यहाँ देखिए 2x² - 3x + 5 बराबर 0 दिया गया समीकरण है ये। इस समीकरण की तुलना आपको ax² + bx जो कि वर्ग समीकरण होता है, ax² + bx बराबर bx + c बराबर 0 से करने पर, अब जब आप इसकी तुलना करेंगे बच्चों तो यहाँ a की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू कितनी है 5। तो अब विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² - 4ac। अब b की वैल्यू बच्चों देखो कितनी है -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान है 2 और c का मान है 5। यहाँ से ऋण 3 का वर्ग कितना होगा बच्चों, ऋण का अगर सम बार गुणा होता है धन आता है, 3 का वर्ग होगा 9, फिर -4 दूनी 8 पंचे 40। अब 40 ऋणात्मक है, 9 धनात्मक है, तो बचेंगे कितने -31। तो d की वैल्यू कितनी आई ऋणात्मक, जो कि 0 से क्या है बच्चों 0 से छोटा मान है। तो यहाँ लिखोगे कि चूंकि d छोटा है 0 से, इसलिए समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये मूलों की प्रकृति में d अगर बड़ा है 0 से तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और दो भिन्न भिन्न होंगे। अगर d 0 के बराबर आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर d छोटा है 0 से, इसलिए समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये है आपका आंसर। कंप्लीट सवाल।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 मीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो घनों को आपस में मिलाना है बच्चों और एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, समझने के लिए मैं छोटा सा चित्र आपको बताता हूँ। सामने की फलक बना के मान लीजिए कि एक घन कुछ ऐसा है, ये सामने की फलक है केवल, और एक और है घन, जिन्हें आपस में मिलाना है और घनाभ तैयार करना है। तो यहाँ से देखिए, अगर इसका आयतन दे के रखा है तो यहाँ से भुजा निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, कि आयतन है 64 मीटर क्यूब। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हल में, नंबर 20वां का हल देखिए, यहाँ घन का आयतन पहले आप मान लीजिए कि माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर मान लेते हैं बच्चों, तथा घन का आयतन तो हमें दे के रखा है, घन का आयतन बराबर दे के रखा है बच्चों 64 मीटर क्यूब। यहाँ से देखिए, घन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए, जो कि होता है a क्यूब, यहाँ से 64। अब क्यूब को आप उधर भेजेंगे तो क्यूब रूट हो सकता है, और 64 को चाहें तो आप 4 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो a की घात 3 बराबर 64 को लिखना चाहें तो 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64। यहाँ से देखिए, क्यूब से क्यूब खत्म है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमें भुजा मिल गई 4 सेंटीमीटर। यहाँ देख लीजिए, भुजा कितनी मिल गई अपने को, 4 सेंटीमीटर। देख लीजिए, माना घन की भुजा हमने मानी थी a सेंटीमीटर, घन का आयतन 64 मीटर क्यूब दे के रखा है, घन के आयतन का सूत्र होता है a क्यूब बराबर 64। तो a क्यूब यहाँ से 64 को 4 का क्यूब लिख दिए, तो भुजा का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आप चित्र में देखिए थोड़ा सा कि अगर ये भुजा 4 है और इसको अगर इसकी दूसरी फलक को मिलाकर आपको घनाभ बनाना है तो इसकी सामने वाला भाग भी 4 होगा। तो 4 4 मिलकर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 सेंटीमीटर। टोटल कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदलेंगी बच्चों। तो यहां से लिखना है दोनों घनों को मिलाने से बने घनाभ की विमाएं लिख दीजिए आप बच्चों। पहले तो विमाएं लिखनी पड़ेंगी। तो विमाएं कौन कौन सी विमाएं होती हैं, लंबाई को यल से लिखा जाता है। यल कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 + 4, और ये कितने सेंटीमीटर होगी 8 सेंटीमीटर। सब कुछ मीटर में, तो अभी मीटर में लिखिए। वह चौड़ाई में कोई चेंजिंग नहीं होगी, b की वैल्यू कितनी आएगी 4 मीटर। वह ऊंचाई को आप h से लिखते हैं, ऊंचाई भी कितनी रहेगी बच्चों 4 मीटर। अब आपसे पूछा क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र पता होना चाहिए। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय या कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है बच्चों 2 × LB + BH + HL। बस आपको मान रखना है। 2 लंबाई का मान कितना है बच्चों 8, चौड़ाई 4 है, चौड़ाई तो बदली नहीं है तो 4 ही रहेगी, ऊंचाई भी 4, फिर ये ऊंचाई 4 गुणे लंबाई कितनी आई है 8। अब यहाँ से 2 इनका गुणा कर लीजिए, 8 चौको 32 + 4 चौको 16 + 8 चौको 32। अब इनको सबको जोड़ लो, 32 32 64 हो गए बच्चों। 64 10 74 6 80, तो 2 × 80 इसका मान कितना आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। और यही आपका क्या होगा आंसर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। तो आपको पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखनी है। तो यहाँ से देखते हैं, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है बच्चों, तो आप पहले चाहे शंकु बना लें
चाहे अर्धगोला बना ले, मैं शंकु ही बना लेता हूँ। और यहाँ से देखिए यहाँ पे एक बना लेना है आपको अर्धगोला। चित्र कुछ इस तरह है। अब यहाँ से देखिए इसकी त्रिज्या, इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दे के रखा है आपको, r बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर अगर अध्यारोपित है बच्चों तो शंकु की भी त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर ही होगी। और ऊंचाई भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दे के रखा है। यहाँ से देखिए फिर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो आप पहले जानकारी लिख दीजिए इस क्वेश्चन की। ये 20वां का अथवा का हल है बच्चों, देखिए ध्यान से। लिखना है कि यहाँ अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है किसके, शंकु की त्रिज्या के, शंकु की त्रिज्या। और इन दोनों को अगर r से लिखें तो ये दोनों कितना दे के रखा है, 1 सेंटीमीटर दे के रखा है बच्चों दोनों क्वेश्चन में। वह शंकु की ऊंचाई, वह शंकु की ऊंचाई h बराबर, ये भी त्रिज्या के बराबर है तो ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। अब बने ठोस का आयतन, बने ठोस का आयतन आपको निकालना है बच्चों, बने ठोस का आयतन। तो इसमें दो चीजें शामिल हैं, अर्धगोला भी और शंकु भी। तो दोनों का आयतन आप लिख सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं कि अर्धगोले का आयतन और प्लस किसका आयतन बच्चों, शंकु का आयतन, प्लस शंकु का आयतन। इन दोनों के फार्मूले आपको पता होने चाहिए, बस मान रखिए आंसर मिलेगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ से दोनों में कॉमन देख लीजिए, क्या कॉमन है, 1/3 पाई इधर भी दिख रहा है और r स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर यहाँ भी, तो 1/3 पाई r स्क्वायर आप कॉमन कर सकते हैं। अंदर कितना बचेगा बच्चों, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 1 r बचा है, तो 2r, और प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर बाहर है तो केवल क्या बचा, h। अब आपको वैल्यू रखनी है, 1/3 पाई को पाई रखना है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो 1 × 1, फिर यहाँ से 2 × 1, और फिर प्लस ऊंचाई भी कितनी है, 1। अब देखिए 1/3 पाई, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर इधर गुणे में कितना बचा, 2 × 1 = 2 प्लस 1 2 + 1। अब 1/3 पाई गुणे 2 1 3 हो गए, 3 से 3 यहाँ से कट जाएगा बच्चों, तो केवल कितना आ जाएगा इसका, पाई। और सब कुछ किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपका क्या होगा, आंसर।